नमस्कार दोस्तों, ये आपका हमारे YouTube चैनल द लर्निंग आर्यवर्त। तो साधारण भाषा में हम लोग देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप पढ़ते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर लूसेंट का भूगोल है, लूसेंट का भूगोल है। पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर कितना है, 94, ठीक ना। 94 पेज नंबर आप खोल लीजिएगा। चलिए, तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन करना, ठीक है, जाहिर सी बात है। और यह एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल होता है जो भी होता है ना, प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा निकलता है ना, तो ऊर्जा के निकलने के कारण क्या निकलता है? तरंग उत्पन्न होता है, जो सभी दिशा में फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप ला देता है। यही तरंग, जब ऊर्जा निकलता है अंदर से, तो क्या होता है? तरंग निकलता है। वही तरंग चारों तरफ फैल के भूकंप ला देता है। क्या लेता है? कंपन कर देता है, ठीक ना। देखिएगा, भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। तो भूगर्भ मतलब भूकंप का अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? सिस्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी कहेंगे। आगे देखिएगा, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे। प्राथमिक अथवा पी तरंगे होते हैं, और दूसरा द्वितीय अथवा एस तरंगे, और तीसरा सतही अथवा एल तरंगे। तो पहला हम क्या देखे थे? प्राथमिक अथवा पी तरंगे, पी हो गया। दूसरा अथवा एस तरंगे, एस हो गया। तीसरा एल तरंगे, एल हो गया, ठीक है। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे को, ठीक ना। यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरता है। पृथ्वी के, हमारा पृथ्वी जो है ना, हमारा पृथ्वी जहाँ से निकल रहा है, मान के चलिए, तो प्रत्येक माध्यम से ये गुजरता है, ठीक ना। प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरता है। इसकी औसत वेग जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा इसका जो है वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड में इसका जो है वेग निकलता है, ठीक ना। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जैसा कि बोला है। कौन सा तरंगों का सबसे ज़्यादा गति होता है? पी तरंगों का। किसका? पी तरंगों का। जिससे ये तरंगें जो होती है किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले पहुंचेगी, सबसे ज़्यादा गति ज़्यादा रहेगा, तो है ना। तो पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग जो है नत्तोदर होता है। क्या होता है? नत्तोदर होता है दोस्तों। नत्तोदर मतलब आप देख सकते हैं, नत्तोदर का अर्थ होता है कि पृथ्वी के अंदर जो तरंगें निकलती है ना, पृथ्वी के अंदर जो तरंगें निकलती है, वो ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं, ऐसे 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 मुड़ते हुए निकलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नत्तोदर बोलते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो यह ध्वनि तरंगों की भांति ही अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और प्रकाशीय तरंगें कैसे होती है? अनुप्रस्थ होती है। हम लोग पहले पढ़े थे साइंस में, है ना, फिजिक्स में देखे होंगे आप लोग। तो ध्वनि तरंगे की तरह ये भी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है ना। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग कैसा चलता है? अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे ऐसे अनुप्रस्थ तरंग चलता है। और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलती है? तो ऐसे ऐसे नज़दीक, फिर बड़ा बड़ा, फिर नज़दीक, फिर बड़ा बड़ा। ये क्या है? हमारा अनुदैर्ध्य तरंगों का चाल है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह यह भी जो है ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगी होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन और फैलाव होता है। क्या होता है? हम लोग देखे थे ऐसे ऐसे संकुचन और फिर फैलाव, फिर संकुचन, फिर फैलाव, है ना। तो ऐसे करके ये चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब आगे देखते हैं द्वितीय अथवा एस तरंगे। इन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। द्वितीय तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। अब बताए थे अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंग को बोलते हैं, जैसे प्रकाश चलता है वैसे। तो द्वितीय तरंग ऐसे 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 चलता है, अनुप्रस्थ के जैसा, ठीक ना। ऐसे 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 अनुप्रस्थ के जैसा चलता है। ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक तरंगे जो बोलते हैं पी तरंगे, वो कैसा है? तो अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य है पी तरंगे, अनुदैर्ध्य है। और एस तरंगे कैसा है? एस तरंगे हमारा अनुप्रस्थ है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। ऐसा आगे लिख रहा है कि यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। अनुप्रस्थ जो होती है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम से लुप्त हो जाती है। तरल माध्यम में क्या होती है? ये लुप्त हो जाती है, मतलब रुक जाती है, गायब हो जाती है। तो जब तक इसको ठोस माध्यम मिलेगा तब तक ये गुजरेगा। तो बताइएगा कौन सा तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरेगा? तो ये हमारा द्वितीय अथवा एस तरंगे हो जाएगा, ठीक ना। और इसका जो औसत वेग कितना है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका औसत वेग कितना है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऊपर हम लोग पी तरंगों का औसत वेग कितना दिखे थे? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा उसका तरंग क्या था? उसका वेग था सबसे ज़्यादा। लेकिन जो पूछेगा सब केवल ठोस में बताइएगा, केवल ठोस में माध्यम में जाने वाली कौन सी तरंगे हो जाएंगी? तो द्वितीय अथवा एस तरंगे हो जाएंगी। 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा ना जो दोस्तों, कि जो जितना स्पीड में आता है ना, वो उतना ही कम हानिकारक होता है। जो जितना ही धीरे धीरे आता है वो उतना ही ज़्यादा हानिकारक होता है।
बताइए, भूकंप आएगा, कोई सामान रखा हुआ है, धीरे धीरे आपको हिलाएगा और ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, समझिए तो कितना दिक्कत होगा आपको। वही एक बार में आया, हिला के तुरंत हिला के ख़त्म हो गया, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा, जो कम आता है, जो धीरे से धीरे वेग रहता है, जिसका सबसे कम वेग रहता है, वही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कौन सा हो गया, एल तरंगे हो गया। अभी पढ़ते हैं हम लोग एल तरंगों के बारे में। तो इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। सतही कहिए, ये धरातल जो एक ही बात हुआ, या फिर एल तरंगों के नाम से हम लोग जानते हैं, सरफेस या फिर एलो वेव्स। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एल तरंगे। इसका खोज किसने किया था, एच.डी. लव ने। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम हो गया आर वेव्स, रे लाइट वेव्स, ठीक ना। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये मुख्यतः कहाँ तक, तो धरातल तक ही सीमित रहती है, धरातल जो है वहीं तक। ये ठोस, तरल अथवा तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, इसीलिए ज़्यादा ये हानिकारक है। बीच वाला हम लोग देखे थे, कौन सा था, एस तरंगे था। एस तरंगे केवल ठोस में जाता था, तरल में नहीं जा पाता था, मतलब लिक्विड में। और लेकिन जो है ये 3 नंबर का जो है एल तरंगे, ये सबसे हार्ड होता है, और ये तरल, गैस और ठोस तीनों में ये जा सकता है। इसकी चाल जो है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, धीरे होता है लेकिन बहुत हानिकारक होता है, ध्यान में रखिएगा। एल तरंग जो है लव एच.डी. लव ने इसका क्या किया था, खोज किया था एल तरंगों का। ये बहुत हानिकारक होता है। सतही तरंगे जो होती हैं भूकंप लेखी पर अभिलिखित होती है। सतही तरंगे अब अत्यधिक विनाशकारी होती है, लिख रहा है ना यहाँ पे कि जो सतही तरंगे जो होता है ना, वो अत्यधिक विनाशकारी होता है। अब अंदर में जो है वो कंपन कर ही रहा है, लेकिन सतह तक नहीं पहुँचा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा विनाश नहीं करेगा। लेकिन जो सतही तरंगे होती है वो अत्यधिक विनाशकारी होती है। क्या होती है, अत्यधिक विनाशकारी होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा एल तरंगे क्या होता है, अत्यधिक विनाशकारी होता है। तो कौन कौन सा हम लोग देख लिए थे अभी। तो प्राथमिक तरंगे, यह तरंगे जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर जाती है। प्रत्येक माध्यम से मतलब सारा ठोस, द्रव, गैस तीनों में भी जाती है, और सतही तरंगे भी तीनों में जाती है, ठीक ना। लेकिन जो है द्वितीय तरंगे, जो एस तरंगे है, ये सिर्फ ठोस में ही जा सकती है। तो आगे हम लोग क्या देखे थे, चलिए, ये होता है अनुदैर्ध्य, होता है पी तरंगे होता है अनुदैर्ध्य, एस तरंगे होता है अनुप्रस्थ, और सतही तरंगे का नहीं पता, ठीक था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, नामक यंत्र द्वारा हम लोग रेखांकित किया जा सकता है, मतलब जांच किया जा सकता है, सिस्मोग्राफ में देखा जा सकता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। भूकंपीय जो तरंग होती हैं, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, ठीक है। और इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं, ठीक। पहला है क्या, तो सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी जो है भूकंपीय तरंग जो हैं, उनके वेग अधिक घनत्व वाला जितना पदार्थ से गुजरेगा ना, तो उस पर बढ़ जाता है। अधिक घनत्व, जितना भी ज़्यादा घनत्व रहेगा उसको ठोस मिलेगा, वही उतना और बढ़ेगा, क्या होगा, और बढ़ेगा, भूकंप और बढ़ाएगा। और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर वो घट जाता है। अब वही उसको हवा मिल गया, पानी मिल गया, तो वहाँ पर वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ है, ठोस है, उसको हिलाएगा तो वो ज़ोर से हिल जाएगा, लेकिन पानी को हिलेगा तो वो तो अपना मेंटेन करेगा, हिल के मेंटेन करेगा, तो उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो वही कहने का चाह रहा है, केवल प्राथमिक तरंगे ही जो होती हैं पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। केवल प्राथमिक तरंगे, मतलब पी तरंगे जो होती हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। केंद्र मतलब जो सेंटर में है, केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। किंतु वहाँ पर उनका वेग जो हो जाता है एकदम कम हो जाता है, ठीक ना। वहाँ पे वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि तरल है वहाँ पे। अब देखते हैं गौण तरंगे। गौण तरंगे क्या होता है, तो द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती है। गौण तरंगे जो होती है वो द्रव्य पदार्थ में से गुजर ही नहीं सकती है, ठीक ना, द्रव्य पदार्थ में से गुजर ही। चलिए, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। एल तरंगे जो है, एल तरंगे धरातल पे चलती है, इसीलिए ज़्यादा हानिकारक होती है। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती, यह ध्यान में रखिएगा। और जो है हम लोग क्या देखे थे, हाँ, विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे जो होती है परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है। विभिन्न माध्यम से जब गुजरेगा ना, तो ये तरंगे जो होती हैं परावर्तित हो जाएंगी, मतलब अपवर्तित हो जाएंगे। परावर्तित तथा अपवर्तित, परावर्तन किसको बोलते हैं, अपवर्तन किसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा। परावर्तन मतलब जो टकरा के वापस चल गया, अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो मुड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन और अपवर्तन, है ना। तो हम लोग क्या क्या देख लिए थे कि सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, तो भूकंप के जो हम लोग नामक यंत्र का
देख पाते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग देख पाते हैं, है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अवकेंद्र क्या होता है, अवकेंद्र के बारे में देखते हैं। हाइपोसेंटर, अवकेंद्र मतलब हाइपोसेंटर। भूकंप के उद्गम, जहाँ पे उद्गम होता है मतलब शुरुआत निकलता है, बिंदु को अवकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र मतलब केंद्र में का भी केंद्र, अवकेंद्र। तो जहाँ पे उद्गम होता है भूकंप का उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं, ठीक है। भूकंप के दौरान यहीं से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। भूकंप के दौरान यहीं से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तरंग निकलती है। तो भूकंप के अवकेंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंग पहुंचती है। तीनों प्रकार की जो तरंगें पहुंचती है कहाँ तक, अवकेंद्र में, जहाँ से निकलता है वहाँ से PSL तीनों तरंगें, प्राथमिक, द्वितीयक और एल तरंगें जो होती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में वे तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। मतलब पृथ्वी के जो भीतर में है, भीतर भागों में वे तरंगें अपना मार्ग बदल देती है, मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है, ठीक ना। अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। अवतल मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे यात्रा करती है, नीचे के द्वारा ऐसे 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 यात्रा करती है, ठीक ना। देखिए भूकंप जो है अवकेंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंचती है। भूकंप जो होती है अवकेंद्र से, मतलब जहाँ पे मान के चलिए भूकंप अवकेंद्र, इसी को ना केंद्र बोलते थे। भूकंप यहाँ पे केंद्र है जहाँ से निकल रहा है, तो धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक, धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर तक की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंचती है। केंद्रीय भाग जो होता है कोर, इसको जो कोर बोलते हैं, पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है। अगर केंद्र के भाग तक पहुंचेगा एस तरंगें तो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। और पी तरंगें कह रहा है, पी तरंगें अपरिवर्तित हो जाती है। पी तरंगें क्या हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। अपरिवर्तित मतलब वो परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित हो जाती है, बदलती नहीं है, बिना बदले ही वो चल जाती है। इस कारण भूकंप के अवकेंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती। इस क्षेत्र को हम लोग छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो कह रहा है कि इस कारण जो है भूकंप के अवकेंद्र से, मतलब जहाँ पे भूकंप की जहाँ से निकल रहा है वहाँ से 11,000 किलोमीटर के बाद अगर जाइएगा 5,000 किलोमीटर तक, तो कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है। 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है। और इसी क्षेत्र को हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। इसी क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम लोग भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो जहाँ से भूकंप शुरुआत हो रहा है उसको बोलेंगे अवकेंद्र, जहाँ पर जाएगा सतह पर वहाँ पे बोलेंगे अधिकेंद्र। ध्यान दीजिएगा, है ना। अधिकेंद्र अधिकेंद्र है और अवकेंद्र हम लोग समझ में आया ना। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगे, पी तरंगे। उसका कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के चाल से चलता है। अन्य सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। माने अंतः सागरीय भूकंप, जो सागर में भूकंप आता है उसके द्वारा उत्पन्न लहर जो आता है ना, उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो पूछता है कि सुनामी क्यों आता है सुनामी, तो अंतः सागरीय, सागर में जो भूकंप आता है, सागरों में भूकंप आने के कारण मतलब 30-30, 40-40 फीट तक क्या होता है, लहर उठता है, ठीक ना। 30-30, 40 फीट तक लहर उठता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। अब समझिए कि 30-40 फीट तक लहर उठेगा तो उतना में ये वो आदमी तो उधर गुम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, घर बार सब डूब जाएगा। अगर इधर आ गया तो इधर तो आ ही नहीं सकता, समुद्र किनारे पे आता है। चलिए आगे देखते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें हम लोग भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऊपर भी हम लोग देखे थे। और इसके 3 स्केल होते हैं, ठीक ना। एक रॉसी फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा रिएक्टर स्केल। बार बार पूछता है, रिएक्टर स्केल के बारे में तो सबको सुना होगा, लेकिन रॉसी फेरल स्केल के बारे में नहीं सुने होंगे, मर्केली स्केल के बारे में भी नहीं सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्टर स्केल के बारे में देख लेते हैं। देखिए मर्केली, जियोमेट्री मर्केली तो दिया हुआ है, मर्केली भी दिया हुआ है, रिएक्टर के बारे में पहले दिया हुआ है, रिएक्टर स्केल पढ़ते हैं। तो भूकंप की तीव्रता या फिर ऊर्जा मापने वाली जो रिएक्टर स्केल होती है वो विकास अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर एवं
बेनो गुटेनबर्ग द्वारा 1935 में की गई थी। तो रिएक्टर स्केल जो है इसका वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग, ठीक है, याद रखिए 1935 में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और यह एक लघु गणकीय पैमाना है। क्या है? लघु गणकीय, छोटा सा गण गिनने वाला पैमाना है, जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है, ठीक ना। जिसका पाठ्यांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। अब यहाँ पे जितना पे आता है वहाँ पे पता चलता है कि कितना तक हमारा भूकंप अभी आया हुआ है। तो रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा रिएक्टर स्केल में यहाँ पर भूकंप है और यहाँ पे मान के यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। अब 7 से 8 आ गया भूकंप, रिएक्टर स्केल पे ज़्यादा बढ़ गया, तो कितना गुना आया होगा? तो 10 गुना ज़्यादा आया होगा भूकंप, तब जाके यहाँ पे आया होगा। मतलब एक से दूसरा पे आने में 10 गुना ज़्यादा भूकंप आता है, तब हम लोग यहाँ एक स्टेप बढ़ता है वो, समझिए। 10 से 11 पर जाएगा, वैसे तो 1 से 9 तक है, हम गलत बता दिए आपको, मतलब 1 से 9 तक है। तो मान के चलिए 7 से 8 गया, 8 से 9 गया, तो यहाँ से 10 गुना, फिर यहाँ से 10 गुना तेज आएगा, फिर यहाँ से 10 गुना तेज आएगा, तो यहाँ पे ऐसे चलता है, ठीक ना। तो देखिएगा इस स्केल पर 2.0 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप होता है, ठीक ना। इस स्केल पर अगर 2.0 3.0 करके भूकंप आया है तो उसको एकदम हल्का भूकंप बोलेंगे, झुनझुनी वाला। जबकि 6.2 अगर आ गया, इससे तेज आ गया, 6.2 से तेज आ गया, तो अर्थ होता है शक्तिशाली भूकंप। 6.2 से ज़्यादा अगर आ गया तो उसको बोलेंगे शक्तिशाली भूकंप, समझ रहे हैं ना। पॉइंट में दे रहा है, क्यों दे रहा है समझिए कि पॉइंट में भी इसमें वैल्यू है, क्योंकि 1 से 2 जाने में 10 गुना अधिक आता है, इसीलिए 6.2 मान लिया है। जिससे ज़्यादा अगर आएगा तो उसको हम लोग मानेंगे शक्तिशाली भूकंप मान लेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा 6.2 को। मर्केली स्केल अब देखते हैं क्या होता है मर्केली स्केल। तो इसे इटालियन भूकंप एक वैज्ञानिक थे जियोम्पेरी मर्केली, क्या नाम था? जियाम्पिएरी मर्केली। इन्होंने 1902 में बनाया था इसको, ठीक ना। और जो है रिएक्टर स्केल तो 1935 में बनाया गया है। सबसे पहले तो जियाम्पेरी मर्केली ने 1902 में ही बना दिया था। यह स्केल जो होता था भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता को तेज करता था। जो है भूकंप और प्रभाव, जितना भी भूकंप आएगा, जितना भी नुकसान करेगा, उसी के आधार पर ये तेज होता था, ठीक ना, उसको दर्ज करता था अपने में। और मर्केली स्केल जो था रिएक्टर स्केल से अलग काम करता था, क्योंकि यह भूकंप की ऊर्जा नहीं बल्कि उसके प्रभाव को मापता था। जितना प्रभाव दिखा रहा है उतना ये उसको स्केल को मापेगा। और जो रिएक्टर स्केल था वो ऊर्जा को भी मापता था और प्रभाव को भी मापता था, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। काम वही कर रहा है, बताने का ही। आगे चलिए विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक, ठीक ना। तो निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों 3 प्रकार की होती है, पर्वत पठार मैदान, ठीक ना। अब आएगा मज़ा, पर्वत पठार मैदान पढ़े हमने, ठीक ना। चलिए दोस्तों पर्वत पठार मैदान पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात पर्वत किसे कहते हैं? तो देखिए पर्वत जो होता है ना इस टाइप का होता है, एकदम नोकीला टाइप का, ठीक ना। अब और पठार कैसा होता है? तो पठार ऐसा होता है, ठीक ना। पठार कैसा होता है? इस टाइप का होता है। और मैदान कैसा होता है? तो मैदान तो सबको पता है, मैदान में ऐसा होता है। तो ये बात समझ में आया ना पर्वत पठार मैदान के बारे में। चलिए पर्वत के बारे में कह रहा है, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। अब पर्वत को देखा जाए तो पर्वत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तो ब्लॉक पर्वत, ठीक ना। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ब्लॉक पर्वत हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है अपशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, और कौन सा है इधर दिया है, हाँ वलित पर्वत। तो कौन कौन सा पर्वत हम लोग देख लिए? तो सबसे पहले हम लोग देखे थे ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के बाद अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, वलित पर्वत। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक ना। ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है। चट्टान और भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस गया। मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक, ये चट्टान है बड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे धंस गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐसे धंस गया। धंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पर्वत और ये पर्वत ऐसे पर्वत बन जाएगा ना, ऐसे करके। ऐसे ये वाला हम लोग देख सकते हैं इसको, ये पर्वत ऐसे ऐसे बन गया, अब बीच में धंस गया तो ऐसे पर्वत बन गया ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। तो जब चट्टानों के इसी भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के बीच समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होती है। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉसजेस फ्रांस में जो है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, साल्ट रेंज है पाकिस्तान में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग देखे थे कि
जब स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाए तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत हो तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। जो बीच में ऐसे धंस गया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक ना। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है वोस्जेस पर्वत, ब्लॉक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज। साल्ट रेंज कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अच्छा, साल्ट मतलब उसका नाम क्यों पड़ा है, कहे कि जो है पाकिस्तान में काला नमक ज़्यादा मिलता है और वहीं से साल्ट रेंज से ही काला नमक आता है पाकिस्तान से, आपको पता होना चाहिए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जर्मनी में है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। वोस्जेस फ्रांस में है। वोस्जेस कहाँ पे है, वोस्जेस फ्रांस में है। कहाँ पे है, वोस्जेस फ्रांस में है। ये कैसा है, तो सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वोस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कैसा बनता है, तो ब्लॉक पर्वत ऐसे ऐसे बनता है, बीच में धंस जाता है। ये क्या होता है, बीच में धंस जाता है, वही हमारा ब्लॉक पर्वत बन जाता है बड़ा बड़ा। चलिए, तो वोस्जेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। आइए देखते हैं पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत में दिया हुआ है, भूगोलवेत्ता है, ठीक ना। तो भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर, कोबर है ना, कोबर भूसन्नति। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था, जेफ्रिज ने तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया था, जेफ्रिज ने। तो इसको रट्टा मानना पड़ेगा तब। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने किया था। कोई लड़की है, डेली क्या होती है, वो फिसल जाती है। तो महाद्वीपीय फिसलन डेली, भूगोलवेत्ता कौन थे, डेली। महाद्वीपीय फिसलन डेली ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने, व से विस्थापन, व से वेगनर। तो महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। संवहन तरंग किसने दिया था, होम्स ने दिया था। संवहन तरंग किसने दिया था, होम्स ने दिया था। संवहन तरंग किसने दिया था, होम्स ने दिया था संवहन तरंग, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी जोली ने दिया था। जोली का एक रेडियो आता था, जोली का रेडियो आपको पता होगा, जोली का क्या आता था, रेडियो आता था, जोली। तो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था, जोली ने दिया था। संवहन तरंग किसने दिया था, होम्स ने दिया था, है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ज़्यादा पूछता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेंस ने दिया था। तो ज़्यादातर अभी तक हमको तो देखने में मिला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, कौन है, हैरी हेंस ने है। भूसन्नति भी देखने को मिला है, कोबर ने दिया था भूसन्नति। और महाद्वीपीय विस्थापन, देखिए इनसे इंपॉर्टेंट हमको 3 को मिला जो कि देखने को मिलता है, भूसन्नति, कोबर, ठीक ना। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने किया था और प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेंस ने किया था। प्लेट विवर्तनिकी किसने किया था, हैरी हेंस ने, याद कर लीजिएगा। भूसन्नति कोबर, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर और प्लेट विवर्तनिकी कौन हो जाएगा, तो हैरी हेंस। क्या हो जाएगा, हैरी हेंस। प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेंस, प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के बारे में देखिए, दे रहा है कि शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। W.J. मॉर्गन को दिया जाता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किसे बोला जाता था, जो धंस जाता था ऐसे, इसी को ना रिफ्ट घाटी हम लोग बोलते थे। तो रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। कहाँ पे है, जॉर्डन नदी की घाटी है। जॉर्डन में जाइएगा आपको तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी देखने को मिलेगी, जो लाल सागर के बेसिन से होता है। कहाँ पे होता है, लाल सागर है, लाल सागर के बेसिन से होती हुई जेम्बाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबा है, ठीक ना। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बाजी नदी के 4800 किलोमीटर लंबी है रिफ्ट घाटी। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है ये पर्वत है, ठीक ना, ऐसे, तो इसी को हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब ऐसे ही ये चलते जाएगा, मतलब कि अगर 3D में आपको दिखाया जाए तो ऐसे नदी जैसा नहीं होता है, इसमें नदी बीच में बहेगा और ये लंबा जाते जाएगा। तो कितना, 4800 किलोमीटर ये लंबी है रिफ्ट घाटी, ठीक ना, याद रखिएगा 4800 किलोमीटर। कहाँ पर है, तो जो लाल सागर बेसिन की होती हुई जेम्बाजी नदी पर है, जॉर्डन नदी की घाटी। कहाँ पे, जॉर्डन नदी की घाटी, ठीक ना। चलिए देखते हैं अपशिष्ट पर्वत क्या होता है। चलिए, ये पर्वत अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अपशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं दोस्तों, तो पर्वत है कोई, मान के चलिए पर्वत के चट्टानों के अपरदन। अब ये है चट्टान जो इसके अपरदन मतलब कट के जो जाता है, कट के जाता है और यही क्या बन जाता है, अपशिष्ट पर्वत बन जाता है। क्या बन जाता है, अपशिष्ट पर्वत बन जाता है, ठीक ना।
चलिए, जैसे कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी भारत में है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? राजमहल की पहाड़ी भारत, सियरा स्पेन और गैसा एवं बूटे अमेरिका में है, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखे थे? आपसे पूरा नीलगिरी हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ये सब जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना। सतपुड़ा विंध्याचल का, सतपुड़ा का, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, सियरा स्पेन में जो है, गैसा बूटे, ये सब जो है ये अपशिष्ट पर्वत का क्या है? उदाहरण है। सियरा गैसा बूटे किसका है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए देखते हैं शीत पर्वत। एक्यूमुलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा ये सब के स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत को क्या बोलते हैं? संचित पर्वत। संचित मतलब हम जानते हैं ये इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना किसी जगह पे। तो भूपटल पर भूमि के ऊपर बालू, कंकड़, पत्थर या फिर लावा के एक स्थान पर जमा होते रहते हैं धीरे धीरे, और वही आगे चल के क्या बन जाता है? ऊंचा उठ के पर्वत का रूप ले लेता है। रेगिस्तान में बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है ना, इसी श्रेणी में आता है, ठीक ना। रेगिस्तान में हम लोग बड़ा बड़ा स्तूप देखते हैं बालू का, ये इसी श्रेणी में आता है, ठीक ना। संचिते पर्वत में आता है रेगिस्तान में बना हुआ बालू का स्तूप, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं बलित पर्वत, मतलब फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने में बनते हैं। मतलब कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति है, अंदर की शक्ति की धरातल की चट्टान पे क्या होता है? मुड़ जाता है, धरातल की चट्टानों पर मुड़ जाती है। और ये लहरदार पर्वत जो है, जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित मतलब एकदम हो गया क्या? खतरनाक वाला। देखिए, वो हम लोग का हिमालय के बारे में जानते हैं, हिमालय कैसे बना था। तो उधर हमारा जो नेपाल साइड में, जो नेपाल साइड का इलाका जो है, इधर से हमारा जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये जाके जैसे टकराया था ना वहाँ पे नेपाल साइड में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से ये टकरा रहा था, इधर से ये टकरा रहा था, तो दोनों तरफ से क्या हो गया? ऐसे करके दोनों तरफ से हमारा निकल गया क्या? तो पर्वत निकल गया, वही पर्वत बन गया, यहाँ पे टकरा के क्या बन गया? हिमालय पर्वत बन गया। तो ऐसे जाके कह रहा है कि वही ना, कह रहा है कि आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल पर चट्टानों के मुड़ जाने से, ऊपर उठ जाने से क्या हो जाता है? तो वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। कौन कौन सा वलित पर्वत है? तो हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सब बड़ा बड़ा पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक ना, सबसे ऊंचा ऊंचा, जैसे कि हिमालय, ये सब आप देख लिए। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना जो है आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल मतलब बड़ा बड़ा वलित पर्वतों का जो रचना हुआ था आज से कितना साल पहले? तो 30 मिलियन साल पहले हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो बोला जाएगा वो एंडीज श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक ना, चिली के आसपास। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। ऊंचा बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और बोलेगा कि सबसे लंबा कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। अफ्रीका, देखिए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर अफ्रीका का बोला तो, खाली अफ्रीका के बोले तो सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में अवस्थित है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में अवस्थित है। 5395 मीटर है। कितना है? 5895 मीटर है। कितना है? 5895 मीटर है। अफ्रीका का जो है सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में अवस्थित है, 5895 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना या फिर आधारित है। वही प्लेट टेक्टोनिक जो हम लोग देखे थे, भाई बताया ना कि इधर से प्लेट जाता है, भारत का प्लेट, और उधर का जो है एशियन प्लेट, दोनों टकराया ना, तब जाके किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत बीच में से उठ गया ऐसे करके। तो जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी हुआ करता था। तो उस समय टेथिस सागर हुआ करता था, ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गया। जब दक्षिण पठार था, नीचे का जो दक्षिण का पठार था, वही जाके उत्तर में जब विस्थापित हुआ, टकराया, तब जाके क्या हुआ? टेथिस सागर में बल पड़ा, और वही पड़ने के बाद क्या हुआ? ऊपर उठ गया वही, और उठने के बाद वही, जैसे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला बोलते हैं। हिमालय पर्वत को निर्माण हुआ था, है ना। हिमालय में एक हिमालय पर्वत नहीं है, बहुत सारे तो श्रृंखला है ये हिमालय, ठीक ना। इसमें से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भारत का अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में माना जाता है।
अगर अरावली पर्वत का बात किया जाए तो ये भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है। पूरे विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वतों में गिना जाए, वलित पर्वत जो बड़ा बड़ा पर्वत में आता है तो अरावली आता है, ठीक ना। इसका सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। तो पूछेगा गुरु शिखर किसका गुरु शिखर जो है किसका चोटी है? तो ये अरावली पर्वत का चोटी है। अरावली का क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखा जाए ना तो 1722 मीटर है। कितना मीटर है? 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। कुछ विद्वान जो है अरावली पर्वत को क्या मानते हैं? अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं। कुछ विद्वान किसको? अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं, ठीक ना। तो वैसे तो अवशिष्ट पर्वत को कोई मानता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो अरावली किस में है? वलित पर्वत में है। किस में है? अवलित पर्वत में है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी। माउंट आबू के निकट जो है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत क्या है? श्रृंखला है, उसमें की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ध्यान में रखिएगा, गुरु शिखर है अरावली पर्वत की, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं थोड़ा पठार के बारे में देखते हैं। पर्वत तो देख ही लिए, अब पठार देखते हैं। तो धरातल, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है और शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। हमने बताया था ना कि पर्वत ऐसे होता है और ऐसे पठार होता है और ये ऐसे ऐसे मैदान होता है, ठीक। तो वही कह रहा है पठार के बारे में कि धरातल के विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है और शीर्ष भाग उसका चपटा होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से लेकर 500 फीट होती है। 300 से लेकर कितना फीट? 500 फीट होती है सामान्यतः, नॉर्मल इसका एवरेज ऊंचाई बता रहा है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार होते हैं। तिब्बत का पठार जो कि ज़्यादा इस मतलब अपवाद में है, जो 4500 मीटर में आ जाता है। लेकिन नॉर्मल में जो अगर देखा जाए पठार 300 से 500 ही होता है, लेकिन कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार भी होता है। जैसे तिब्बत का पठार कितना है? 4500 मीटर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हम लोग बोलते हैं तिब्बत का पठार को, है ना। इसको पामीर की पठार भी बोला जा सकता है। बोलीविया का पठार 3110 मीटर है। कितना? बोलीविया का पठार 3110 मीटर है। कोलंबिया का पठार कितना है? 1500 से 2000 मीटर है। बोलीविया का पठार 3110, कोलंबिया का पठार 1500 से 2000 मीटर। कोलंबिया का पठार जो अमेरिका के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। जो कोलंबिया का पठार है वो अमेरिका जो है, अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है कोलंबिया का पठार, ठीक ना। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पठारों के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पठार के को दिया हुआ है, 5 प्रकार के पठार दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए पांचों प्रकार के पठार को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक ना। अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है? अंतरा पर्वतीय पठार देखते हैं। तो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, उदाहरण के लिए कोलंबिया का पठार हो गया। पर्वतमाला है मतलब श्रृंखला है पर्वतमाला, उसी के बीच में जो है कोलंबिया का पठार है, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलता है। हम लोग देखे थे यूएसए के पश्चिमी इलाका में कोलंबिया का पठार था। तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार हो गया जो एशिया में है। हम लोग अभी देखे थे सबसे ऊंचा था, कितना था? 4800 था ना, 4500, सॉरी 4500 मीटर था तिब्बत का पठार, है ना। पेरू का पठार दक्षिण अमेरिका में है। पेरू का पठार किधर है? पेरू का पठार दक्षिण अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बगल में है, और पेरू का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और तिब्बत का पठार तो हमारा एशिया में ही है, ठीक ना। तोरिम बेसिन, तोरिम बेसिन जो है ये भी एशिया में पाया जाता है। तोरिम बेसिन ये भी क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार के मतलब क्या हुआ? अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब हुआ कि पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार एशिया, पेरू का पठार, और तोरिम बेसिन एशिया जो है, बोलीविया, ये जो दक्षिण अमेरिका जो है, ये सब अंतरा पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है, ठीक ना। देखते हैं पर्वतपतीय पठार। पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को, उदाहरण को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतपतीय पठार कहते हैं। जैसे मालवा एवं शिवालिक का पठार, मालवा और शिवालिक का पठार जो है, भारत में शिवालिक का पठार है और मालवा का पठार जो है ये पर्वतपदीय पठार है। कैसा है? पर्वतपदीय पठार है। पिडमांट का पठार जो अमेरिका में है, पिडमांट का पठार कहाँ पे है? अमेरिका में है पिडमांट का पठार। शिवालिक पठार तो भारत में है, ये सबको पता है। मालवा हो गया, मालवा एवं शिवालिक दोनों, मालवा पठार भारत में है और पिडमाउंट का पठार जो है अमेरिका में है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अब द्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार क्या होता है? तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आता है, सतह पर क्या होता है? ऊपर उभर आता है। लेकोलिथ भूपृष्ठ अपरदन के कारण, अपरदन मतलब कटाव के कारण सतह पर उभर आता है, तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे कि महाराष्ट्र का पठार जो है, ब्राज़ील का पठार है, मेसेटा का पठार है स्पेन में, कंटारा का पठार है कांगो में। तो ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका में हो गया, महाराष्ट्र का पठार हो गया हमारा
मेसेटा पठार हो गया, कंटांगा पठार हो गया, ये सब महाद्वीपीय पठार है, महाद्वीप से निकला हुआ है, ठीक ना। महाद्वीप से लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण बन गया, महाद्वीपों का कटाव के कारण बन गया है। आगे देखते हैं तटीय पठार क्या होता है। तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को हम लोग समुद्र तटीय पठार कहते हैं। जैसे कोरोमंडल का पठार है, समुद्र के किनारे में है, तमिलनाडु में। कोंकण पठार है, महाराष्ट्र एवं गोवा में पाया जाता है। मालाबार का पठार है, केरल में पाया जाता है। ये सब जो तटीय पठार के उदाहरण है, ये सब तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, है ना, कि इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। गुंबदाकार पठार क्या होता है देखिएगा, तो जो गुंबद जैसा होता है, तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे कि रामगढ़ पठार, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, ये सब क्या है, चलन क्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है। चलन क्रिया के फलस्वरूप ये क्या हो गया, निर्मित हो गया। जैसे कि रामगढ़ पठार, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार जो झारखंड में, ये गुंबदाकार पठार है। कैसा पठार है, गुंबदाकार पठार है। मैदान के बारे में अब देखते हैं दोस्तों, मैदान के बारे में। तो 500 फीट से जो कम ऊंचाई होगा उसी को हम लोग मैदान बोलेंगे। समतल भाग मैदान को, समतल मैदान भाग को क्या बोलेंगे, मैदान कहते हैं। 500 से 300 से 500 तक था वो, क्या बोलते थे उसको, 500 से 800 था ना दोस्तों, किधर गया, 500 से, हाँ 300 से 500 फीट था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पठार बोलते थे। 500 से नीचे वाले को हम लोग मैदान बोलते हैं, ठीक ना। तो अपर्दनात्मक मैदान देखते हैं क्या होता है। अपर्दनात्मक मतलब, अपर्दन मतलब होता है खदरना, कटना, धीरे कट कट के खदर खदर के नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अपर्दन। तो नदी, हिमानी माने बर्फ़, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बन जाते हैं। जैसे हम बताए थे कि मान के चलिए यहाँ पे बना हुआ है, मिट्टी है, पानी इधर से बह रहा है, अब काट काट के क्या कर दिया उसको, अब बालू ले जाके कहीं पे जमा कर दिया, तो अपर्दनात्मक मैदान बन गया। क्या बन गया, अपर्दनात्मक मैदान बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित होता है लोएस मैदान। लोएस करो, हवा ले लो, मिट्टी ले लो, लोएस करो और मैदान बना लो, ऐसे करके हम याद किए थे। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है ये लोएस का मैदान। हवा के द्वारा और मिट्टी के द्वारा बालू के कणों से निर्मित होता है ये लोएस का मैदान, ठीक ना। कास्ट मैदान क्या होता है, कास्ट मैदान तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित बनता है मैदान। चूना पत्थर हो गया, उसी के चट्टान है, चट्टानों से जो घुलता है, घुलने से जो निर्मित मैदान होता है उसको हम लोग कास्ट मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट मैदान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं संप्राय मैदान। संप्राय मैदान तो समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। समुद्र तल के निकट में स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है उसको बोलते हैं समप्राय मैदान। क्या बोलते हैं, समप्राय मैदान। जो समुद्र तल के क्या होता है, निकट में स्थित होता है, समुद्र तल के निकट में स्थित होता है, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप बनता है। तो नदियों के अपरदन से जो बनता है उसको हम लोग समप्राय मैदान बोलते हैं। ग्लेशियल मैदान क्या होता है, तो हिम के जमाव के कारण, बर्फ़ के जमने के कारण जो निर्मित दलदली मैदान बन जाती है, जहाँ पे केवल वन ही पाए जाते हैं, वही हमारा ग्लेशियल मैदान बोलते हैं, ठीक ना, ग्लेशियर मैदान बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं रेगिस्तानी मैदान। तो बालू वाला इलाका को बोलते हैं। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाता है। वर्षा होता है और नदियाँ बह के जाके इकट्ठा हो जाती है, बालू वाला इलाका रेगिस्तान को बोला जाता है। निक्षेपात्मक मैदान क्या होता है देखते हैं। तो नदी निक्षेप मतलब क्या होता है, निक्षेप मतलब देखिए, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों को निर्माण होता है। इसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान कहते हैं। निक्षेप मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देना, ऐसे ऐसे बहाते बहाते जमा कर देता है, उसी को बोलते हैं निक्षेपात्मक मैदान, ठीक ना। तो जो हम लोग का जो गंगा का मैदान है, सतलज का मैदान, मिसिसिपी, हांगो का मैदान, ये सब कैसा है, निक्षेपात्मक मैदान बना हुआ है। अब गंगा के अगल बगल का जितना भी इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज होता है। जहाँ पे अगर बाढ़ ना आए तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, हर सब्जी वब्जी का इकट्ठा होता है कि वो बहुत जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। वहाँ पे सब प्रकार का क्या हो सकता है, उगाया जा सकता है सारा सब्जी। तो देखते हैं अब द्वारा बने पड़े मैदान को निर्माण होता है। इसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हांगो मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ का मैदान या फिर डेल्टा का मैदान का प्रमुख कहते हैं। भिन्न भिन्न कारणों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो होता है, उत्सुक कुआँ, गीजर, घोल, रंध्र, डोलाइन, कास्ट, झील, युगाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, लैपिज, ये सब जो है क्या क्या हम लोग पढ़े अभी, ये सब जो है दिखा रहा है, जो ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति बन जाता है, ठीक ना। उत्सुक कुआँ जो होता है, भूमिगत जल के द्वारा कुआँ बन जाता है।
घोल, रंध्र, है ना, डोलाइन, फास्ट कीज, युगाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट, लेपिज, ये सब फालतू चीज़ है, बस एक बार नज़र से गुजार लेना है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्सुक कुआँ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उत्सुक कुआँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उत्सुक कुआँ। ये भूमिगत जल के द्वारा बना हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको पढ़ लिया। आगे देखते हैं सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो सागर के जल द्वारा बनता है स्थलाकृति। तो सर्फ बोलते हैं, वेला बोलते हैं, चल्ली बोलते हैं, तंगरिका बोलते हैं, पुलिन, हुक, लुप और क्या बोलते हैं? टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ को बोलते हैं सर्क, टान, अरेट, हार्न, नुआटक, फियोड, डर्मलिन, केम, एस्कर। चलिए याद होने वाला तो है नहीं, इसको एक बार पढ़ के निकलिए। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है। हिमनद माने बर्फ़ का जो नदी बहता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? समुद्र का जल उसमें भर जाता है, तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें हम लोग फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड किसे बोलते हैं? कि बहुत गहरी हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है, समुद्र का जल आके भर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे क्या है? मैदान है, मतलब बगल में उसके किनारे में, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? हिमनद गर्त है, गर्त इसमें समुद्र का जल आके भर जा रहा है और जो है तट रेखा पर होती है, तो तट रेखा पे तो है ही है, और इसी को हम लोग फियोर्ड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड को याद हो गया ना, फियोर्ड क्या कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट हमको लगा तो इसको एक्सप्लेन करें। सर्क गहरा, लंबा और चौड़ा गर्त होता है, जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली, सीधी या फिर अवतल होती है। अधिकतर सर्क जो होते हैं हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या फिर टॉन झील कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। सर्क क्या होता है? तो ये हमारा हिमनद के पिघलने से जल भर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्क झील या फिर टॉर्क झील, ठीक ना। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित हो जाता है। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन हो जाता है, कटाव होता है, कटाने के बाद क्या बनता है? अब मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो है शीर्ष पर इसका क्या होता है? अपर्दन हो जाएगा, कट जाएगा तो निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग हॉर्न बोलते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी मैटर्न हार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुआ है। समझे? सर्क के शीर्ष अपर्दन से ही ये निर्मित हुआ है। मैटर्न हार्न जो कि आल्पस पर्वत की चोटी है, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। तो लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है, क्या होती है? तग हो जाती है, और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। अपर्दन से ऐसे अपर्दन से कटेगा तो ऐसे क्या होगा? कटते कटते वो आरी के जैसा हो जाता है। इनका आकार कंघी, देखिए, आरी के जैसा हो जाता है, जिन्हें अरेत या फिर तीक्ष्ण कटक हो कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव हो जाता है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में नहीं मिलते हैं। ड्रमलिन जो होते हैं मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति भी कहते हैं। ड्रमलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, ठीक ना। ये समूह में ही मिलते हैं ड्रमलिन, और अंडे की टोकरी की स्थलाकृति के जैसा ये होती है ना। देखिए दोस्तों, यही ड्रमलिन है, ठीक ना। देखिएगा पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसी होती है। तो ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन, ये सब जो है पवन के द्वारा निर्मित क्या है? स्थलाकृतियाँ हैं। चलिए देखते हैं मरुटिबा में दोस्तों, सैंड ड्यून्स। तो हवा के तेज वेग से बने रेतीला टीला जो बन जाता है, तो हवा बहेगा तेज तो रेतीला टीला बन जाएगा। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक होता है। अवरोध मतलब रुकावट होगा तभी ना भाई टीला बनेगा। तो 9 चंद्राकार टिब्बा जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, इसको हम लोग बरखान कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो मरु टिब्बा मतलब मरुभूमि में जो टीला बन जाता है उसको हम लोग मरु टिब्बा बोलते हैं। डायरेक्ट याद रखना, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरी है मरु टिब्बा का मतलब। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के हो जाते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक लेके चल जाता है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसको हम लोग लोएस कहते हैं। वही बात है मरु टिब्बा लोएस, जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो समुद्री भृगु, भुजिंगा, लैगून झील, रिया तट, ये सब भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। लैगून झील और रिया तट कहाँ पे पाया जाता है? समुद्री भृगु, भुजिया और लैगून झील, ये सब रिया तट जो है भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। एक सेकेंड, रिया तट के बारे में कह रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। स्टेक, डालमेशियम और युगोस्लाविया तट पर यह पाया जाता है। देखिएगा ध्यान से फिर से, समुद्री भृगु, भुजिंगा, लैगून झील और रिया तट पर भारत का पश्चिमी तट पर पाया जाता है रिया तट। स्टेक, डालमेशियन जो है युगोस्लाविया के तट पर पाया जाता है डालमेशियन। तो ये जो सब क्या है? समुद्री तरंग द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। समुद्र के द्वारा निर्माण किया गया ये जो है स्थल है, ठीक ना।
तो जैसे हमें भारत के पश्चिमी तट पर रिया तट देखने को मिला है, भारत के पश्चिमी तट पर है, पूर्वी तट पर है, कहाँ पर है रिया तट, तो पश्चिमी तट पर है रिया तट, जो है समुद्र के द्वारा बनाया गया है ना। आगे देखते हैं नदियों के द्वारा बनाया गया स्थलाकृतियाँ। देखिएगा, महाखंड या गॉर्ज, कैनियन भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिकाएँ, जलगर्तिका, विसर्प नदी, वेदिकाएँ, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, डेल्टा, ये सब नदी द्वारा निर्मित किया गया क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं। गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। ये क्या होता है, सीढ़ीनुमा जैसा होता है, और एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता क्या होता है, सीढ़ीनुमा जैसे खड़े ढाल जैसा होते हैं, इसी को हम लोग गार्ज कहते हैं। भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियों अपने पर्वतीय भागों में गार्ज बनाती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप क्या है, तो कोलोरेडो कैनियन यूएसए जो कोलोरेडो नदी द्वारा बना है, विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध है कैनियन गार्ज है। कैसा गार्ज है, कैनियन गार्ज। विस्तृत रूप है, कैनियन जो है गार्ज का विस्तृत रूप है, कैनियन जो है वो गार्ज का विस्तृत रूप है, किसका, गार्ज का। जो कोलोरेडो कैनियन है यूएसए जो पाया जाता है, कोलोरेडो नदी द्वारा बना हुआ है, ये विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध है कैनियन, क्या है, गार्ज ही है। गार्ज क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, सीढ़ीनुमा खड़े ढाल के जैसा होता है, ये गहरी घाटी जिसकी विशेषता क्या है, सीढ़ीनुमा बनती है ये, और ये हम लोग भारत में भी है। भारत के सतलुज नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी में पाया जाता है ये गार्ज, है ना। जब नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे छिप्रिकाएँ कहती है, ठीक ना। छिप्रिकाओं के समूह को कैट कहते हैं। अफ्रीका के में आसवन तथा खरतौम के बीच नील नदी के कई छिप्रिकाएँ तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। ये जब नदी प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। मतलब जब नदी जो है पर्वतीय प्रदेश में जब मैदानी भाग से प्रवेश करेगी पर्वतीय प्रदेश में, तो क्या हो जाएगा, उसकी गति ढाल कम होने के कारण क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ऊंचा रहेगा पर्वत तो। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में लाए हुए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर में निक्षेपित पदभार गिरिपद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है। कैसा फैल जाता है, शंकु के रूप में ऐसे फैल जाता है, ठीक ना, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़ा और कम ऊंचा होता है। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ नदभार की मात्रा कम होती है वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। शंकु के स्थान पर क्या करती है, पंख बना देती है। जहाँ पे जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़ा और कम ऊंचा होती है, जिस नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाए, जल की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जलोढ़ नदभार की मात्रा कम हो जाएगी और वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियाँ जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है, ठीक ना। हिमालय से या फिर रॉकीज या फिर एंडीज पर्वतमाला जो है, इससे निकलने वाली जितना भी सभी नदियाँ जो होती है वो जलोढ़ पंख का ही निर्माण करती है, जलोढ़ पंख का ही निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की भांति बखलाती जाती है, इधर ऐसे 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 बहती है, नदी बहती है ना सांप के जैसा, तो यानी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को हम लोग विसर्प कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं नदी ऐसे 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 बहती है, तो अब ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, विसर्प जैसा हो गया ना। तो हम लोग वही कह रहा है कि जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाता है, और इस अलग हुए भाग को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। देखिए गोखुर झील से बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए ऐसे 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 नदी बह रहा है, अब ज़्यादा तेज़ से ऐसे जाएगा नदी तो सीधा चल जाएगा नदी। अब यहाँ पे ये क्या होता है, कट जाता है, तो ये जो है ये जो हिस्सा बन जाता है अलग हो जाता है, ये अलग होकर यही बन जाता है गोखुर झील। अब लग रहा है ना ये क्या है, पैर है, गाय का पैर, तो इसीलिए गाय का पैर लगता है कि गाय का पैर है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील। अब ये झील बन जाता है गोखुर झील, ठीक ना। देखिएगा, तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक तथा इटली की पो नदी अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो तुर्की के जाइएगा तो वहाँ पे मियांडर आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका की मिसिसिपी जो है ये भी गोखुर झील बनाती है। भारत की जो गंगा नदी है ये भी और गंगा और गंडक नदी, भारत की गंगा गंडक दोनों नदी जो है वो गोखुर झील बनाती है। इटली की जो पो नदी है, इटली की कौन सी नदी, पो नदी। सबसे पहली बात, पो नदी कहाँ है, पो नदी कहाँ बहती है, इटली में। इटली की पो नदी जो है वो गोखुर झील बनाती है और अपने विसर्प गोखुर झील के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत की गंगा गंडक, याद रखना है, गंगा गंडक गोखुर झील बनाती है। भारत की कौन सी नदी, गंगा और गंडक गोखुर झील बनाती है। आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है।
आर्द्र प्रदेश जहाँ पे सूखा मौसम रहता है आर्द्र वाला, तो आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। रासायनिक मतलब जितना भी रासायनिक वाला चीज़ होता है, मतलब केमिकल जो अपक्षय होता है, यांत्रिक अपक्षय मतलब खुद से जो कटा होता है, अपक्षय होता है, उसकी प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है रासायनिक अपक्षय, ठीक ना। चलिए, लटकती घाटी हैं, जो यू आकार की घाटी ऐसे लटका हुआ है ना, तो एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र, यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं लटकती घाटियाँ। यू आकार की घाटियाँ एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र जो है ये मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ। तो यू आकार की घाटियाँ के तल जो होते हैं चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। यू आकार के जो तल कैसा रहेगा? चौड़ा रहेगा, और किनारा कैसा रहेगा? चिकना तथा ढाल तीव्र रहेगा। जल निर्गम छिद्र, देखिए इस सिंक होल क्या बोलते हैं? जल का निकलना, निर्गम मतलब निकलना, छिद्र के माध्यम से। काष्ठ मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। सिंक होल और काष्ठ मैदान कहाँ पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र के स्थलाकृति में पाए जाते हैं सिंक होल और काष्ठ मैदान। जल निर्गम क्षेत्र और काष्ठ मैदान कहाँ पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र में। और लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाया जाता है? मोरेन हिमानी क्षेत्र में। कहाँ? मोरेन हिमानी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। तो फियर्ड तट, देखिए क्या होता है फियर्ड तट? किसी हिमानीकृत माने बर्फीला जगह पे हिम वाला हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से, सागर के जल के नीचे अगर कोई हिमानीकृत उच्च भूमि धंस जाएगा तो फियर्ड तट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फियर्ड तट का निर्माण हो जाता है, फियर्ड तट, है ना। और इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। इन खड़ी दीवार जो होता है उसी के समान ये होता है फियर्ड तट, ठीक ना। उदाहरण के लिए नार्वे का जो तट है फियर्ड तट का ही उदाहरण है। नार्वे का तट अगर देखिएगा तो फियर्ड तट का उदाहरण है। वो कैसे बना है? तो एक सागरीय जल के नीचे धंस जाता है, कैसा? तो हिमानीकृत उच्च भूमि, कोई बर्फीला वाला जो जगह है जहाँ पे बर्फ़ का परत है, वो क्या हो जाता है? सागरीय जल के नीचे धंस जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फियर्ड तट। क्या बोलते हैं? फियर्ड तट। अब आगे देखते हैं रिया तट। रिया तट हम लोग देखे थे, हम लोग का भारत में था रिया तट, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है, कटाव होता है, उसकी उच्च भूमि के क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है, और उसी से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, धीरे धीरे समुद्र में की ओर इसकी गहराई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिमी तट है उसको उत्तरी भाग रिया तट कहलाता है। हम लोग अभी देखे थे कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट को ही क्या बोलते थे हम लोग? उत्तरी भारत का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। अब देखते हैं हैफा तट क्या होता है। हैफा तट क्या देखते हैं। हैफा तट सागरीय तटीय भाग, सागर का जो तट है उसके भाग किसी निम्न भूमि के डूब जाने से, कोई भूमि हो जाएगा डूब जाएगा, तो डूब जाने के निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है। रोधिकाओं की क्या मिलती है? समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल गिर कर लैगून झील का निर्माण कर लेता है, ठीक ना। इस पर रोधिकाएँ समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागर का जो जल होता है वो गिर जाता है, घिर जाता है। घिर के क्या होता है? लैगून झील बना लेता है। झील मतलब वही बड़ा सा तालाब बना लेता है। यूरोप का जो बाल्टिक तट है, बाल्टिक तट, ये फिर हैफा तट का ही अच्छा उदाहरण है, यूरोप का बाल्टिक तट। तो यूरोप का बाल्टिक तट क्या है? हैफा तट। क्वेश्चन पूछेगा हैफा तट, ऑप्शन में बाल्टिक तट जो होगा वो हमारा यूरोप का, ये हमारा हैफा तट का उदाहरण हो जाएगा। डालमेशियन तट देखते हैं। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डालमेशियन तट का निर्माण होता है। युगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसी का उदाहरण है। डालमेशियन तट कैसा बनता है? तो समानांतर पर्वतीय कटक द्वारा तटों के घिसाव के कारण डालमेशियन तट बन जाता है ना। तट के क्या होते हैं? घिसाव होता है, घिसाव के कारण डालमेशियन तट बनता है। युगोस्लाविया का जो डालमेशियन तट है इसका उदाहरण है। सही। निर्गम समुद्री तट देखते हैं। निर्गत समुद्री तट स्थल खंड माने स्थल जहाँ पे जगह है, ज़मीन ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से जो निर्गत समुद्र तट बन जाता है उसी का निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत समुद्री तट। इस प्रकार के तट पर स्थित लैगून, पुलीन, क्लिफ और मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात के जो काठियावाड़ तट है यह निर्गत तट का ही उदाहरण है। तो निर्गत तट हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात का काठियावाड़ तट। रिया तट हमारा जो दक्षिण भारत का पश्चिमी इलाका है उसको बोलेंगे रिया तट। और निर्गत समुद्री तट जो है गुजरात का काठियावाड़ तट जो है वो निर्गत समुद्र तट का क्या है? उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट का क्या है? उदाहरण है। अब चलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वन जो है इसमें से क्वेश्चन पूछता है किसी एक तरह से देखिएगा। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न नीचे दिया हुआ है कितना होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ना। वन जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती शीतोष्ण सदाबहार वन।
शीतोष्ण पर्णपाती वन, अब इतना ही है, ठीक ना। उसके बाद घास का मैदान दिया हुआ है, फिर उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ दिया हुआ है, ठीक ना। तो वो हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग वन देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। तो इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश किसको बोलते हैं। तो मान के चलिए हमारा भारत हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री है, इसी के आसपास में जितना भी जगह है, प्रदेश है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषुवत रेखीय प्रदेश है, विषुवत रेखा के आसपास वाला। तो वही कह रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं ये जितना भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होता है वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है और यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं, ठीक ना। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि सदाबहार है। यहाँ पे पेड़ों का पत्ता लगा रहता है। इस वन के दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। अगर दिन भी रहेगा ना तो सूरज का प्रकाश वन के अंदर तक, नीचे जड़ तक नहीं पहुँच पाता। ऊपर ऊपर क्या होता है, छेक लेता है, मतलब नीचे इतना घना रहता है उसका पेड़, लेकिन उसका जो प्रकाश है नीचे पहुँच नहीं पाता है। इतना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है इतना घना होता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि ये सब देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो सदाबहार वन है ये सब, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये सब क्या है, सदाबहार वन है। एकदम हरियाली रहता है, उसका पेड़ का पत्ता ही नहीं झड़ता है। और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। अब उधर ही न रहेगा, इधर रहेगा तो आदमी उसको भाला से मार देगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, ठीक ना। चलिएगा देखते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखिएगा क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब इसमें पर्ण जो है, पत्ता जो है गिरेगा, जाहिर सी बात है, उसमें सदाबहार वन था तो उसमें नहीं गिरता। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखते हैं तो यह मानसूनी वन होता है। कैसा वन होता है, मानसूनी वन होता है। हम लोग के यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यह मानसूनी वन होते हैं जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। वहाँ पे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रहा था सदाबहार में। यहाँ पे क्या होता है पर्णपाती में कि 150 से कम बारिश होता है, इसीलिए वहाँ के पेड़ों का पत्ता क्या होता है, अपना पत्ता झाड़ देता है कि तो आराम करो, थोड़ा नया पत्ता निकालेंगे तो फिर अपना भोजन बनाना शुरू करेंगे। तो 150 से कम होता है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों के पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों के साल, सागवान, नीम और शीशम है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर हो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि, ये सब जो ओरिजिनल जो हम लोग रहते हैं यही हमारा है, ठीक ना। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आप जान गए कि 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है और इस क्षेत्र में वन पाया जाता है, ठीक। भारत हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा, और मध्य अमेरिका मतलब अमेरिका के जो बीच वाला है मध्य अमेरिका कहलाएगा। अपना भारत है ये है। तो यह सब जो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाता है। जल संरक्षित रखने के लिए, जल को मतलब बचाने के लिए पेड़ क्या करता है, अपना पत्ता को गिरा देता है कि पत्ता रहेगा तो जल ज़्यादा वाष्पित होगा, तो इसीलिए क्या कर देता है, पत्ता को पेड़ गिरा देता है। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों के साल, सागवान, नीम और शीशम है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सब पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं शीतोष्ण वन। इसमें शीत लगा है मतलब ठंडा भी होगा, सदाबहार भी होगा, ठीक ना। तो यह वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तट वाले प्रदेश के, मध्य अक्षांश के तट वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जितना भी महाद्वीप है उसके पूर्व वाला किनारा में पाया जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका जो है उसके दक्षिण और पूर्वी इलाका में जो है शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, जितना भी है ना दक्षिण पूर्व वाला इलाका में ही शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है। शीतोष्ण मतलब ठंडा भी रहता है और क्या रहता है, सदाबहार वन भी रहता है वहाँ पे। तो दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया। यहाँ पे बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो पूछता है कि बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जो है कैसा वन है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन है। सदाबहार वन तो है ही, उसमें चारों ऑप्शन दे देगा तो शीतोष्ण सदाबहार वन है, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस।
तो सब कोई मारेगा सदाबहार वन। लेकिन ठंडा दिमाग से सोचिएगा, जो बांज होता है, बांज, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, ये जो है शीतोष्ण सदाबहार वन है। कैसा है? शीतोष्ण सदाबहार वन है, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बांज जो होता है ठंडा ठंडा इलाका, मस्त सदाबहार वन में घूमेगा बांज, चीड़, चीड़ हो गया चील, और यूकेलिप्टस। चलिए, ट्रिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद करिएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन देखते हैं अब वैसा मतलब की जगह जहाँ पे शीत रहेगा, मतलब ठंडा भी रहेगा, और पर्णपाती मतलब पेड़ अपना पत्ता भी गिराता है, वो देखते हैं उसके बारे में। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, अक्षांश मतलब ऊपर जाते जाइएगा हम लोग ध्रुव के आसपास, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा शीत पड़ता है। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक ना। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, मतलब अब ऊपर चल जाइए। अभी तो हम लोग तो दक्षिण पूरब में देख रहे थे, अब उत्तर पूर्व में जाइए तो उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोपा के तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। ये अपने पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि शीतोष्ण जो है सदाबहार वन जो है ये दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। कोई भी दक्षिण पूर्व बोलेगा वहाँ पे तो हम लोग को याद रखना है शीतोष्ण सदाबहार वन का बात कर रहा है। अगर शीतोष्ण पर्णपाती वन बोलेगा तो हम लोग को उत्तर पूरब का बात करेगा। क्या बात करेगा? उत्तर पूर्व, किसी भी देश का उत्तर पूरब का बात करेगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ध्यान में रखिएगा, उत्तर पूरब का बात करता है। ठीक ना। देखिएगा, चिली, पश्चिम यूरोप तटीय प्रदेश में पाया जाता है। वे अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीज। यहाँ भी बांज है, वहाँ भी बांज है, तो दोनों हम लोग ध्यान रखते हैं। बांज जो है यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है, दोनों क्या है? तो इनमें से दो भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन में देगा इनमें से दो। शीतोष्ण पर्णपाती वन भी है और क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन भी है, बांज। और देखिए एस और बीज, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन हो जाएगा। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया कहाँ यहाँ के क्या है? आम जानवर पाए जाते हैं। फीजेट तथा मोनाल जैसी पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फीजेट तथा मोनाल जैसी पक्षी भी यहाँ क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फीजेट तथा मोनाल जैसी पक्षी भी पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन में। ठीक है। फीजेट और मोनाल किस में पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है। फीजेट तथा मोनाल पक्षी, फीजेट और मोनाल क्या है? फीजेट तथा मोनाल पक्षी है। कहाँ पाया जाता है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में। शीतोष्ण पर्णपाती वन में फीजेट तथा मोनाल याद रखिएगा। चलिए देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व तथा उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो होते हैं शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीप जो है, मान के चलिए कोई भी महाद्वीप है, इसके पूरब और उत्तर पूरब ये वाला हिस्सा, उत्तर पूरब ये वाला हिस्सा, किनारों के अधिकांश भाग जो होते हैं शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ही ढके होते हैं। वहाँ महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारा भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। यह अधिकतर यूरोप समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाले मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर एवं नींबू वंश के फल ज़्यादा मिलते हैं। ठीक ना। यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ पे वन्य जीवन क्या है? कम है। हम लोग क्या देखे थे कि महाद्वीपों के जो है, महाद्वीपों के पूरब और उत्तर पूर्व में जितना भी है वो शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन ये सब तो पाए जाते हैं। लेकिन महाद्वीप के अगर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारा में देखा जाए, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाला जो इसके जस्ट विपरीत में देखा जाए, तो वहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक ना। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे कि अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखे थे। यहाँ पे गर्म, शुष्क, ग्रीष्म, वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती नहीं। और क्या क्या वहाँ पे उगता है? तो संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, इतना भी खट्टा खट्टा फल होता है, ये सब वहाँ पे उगाया जाता है। किधर? दक्षिण पश्चिम में। किधर? दक्षिण पश्चिम में, याद रखिएगा। और हम लोग उससे ऊपर क्या देखे थे कि पूरब उत्तर पूर्व में जो था वहाँ पे शीतोष्ण और सदाबहार पर्णपाती वन पेड़ पाया जा रहा था, पूरब उत्तरी पूर्व में। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम में जाइएगा, दक्षिण पश्चिम में किसी भी महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में जाइएगा तो उसको हम लोग बोलते थे भूमध्य सागरीय वनस्पति। किसी भी महाद्वीप नहीं, मतलब जो महाद्वीपों में पाया जाता है बस उसी के बारे में कह रहा है। यहाँ पे लिखा भी है अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अफ्रीका के किधर? तो दक्षिण
पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में जो होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे समझा दिया हुआ है। यहाँ पे खट्टा फल ज़्यादातर नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये सब पाया जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं शंकुधारी वन क्या होता है। शंकुधारी वन तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है हम लोग, और इसी के उच्च अक्षांश जो 50 से 70 डिग्री होता है ना, हम लोग तो 23.5 पे हैं, उससे ऊपर जाते जाइए तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री भव्य शंकुधारी वन पाया जाता है। शंकु जैसा ऐसा ऐसा हम लोग देखे नहीं हैं, ऐसा ऐसा शंकु जैसा वन पाया जाता है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं शंकुधारी वन पाया जाता है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारी वन का अन्य नाम भी टैगा है। यह वन जो है अधिक ऊंचाइयों पर भी पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये लंबा लंबा होता है, इसका काष्ठ नरम काष्ठ होता है, मतलब इसका जो लकड़ी होता है नरम होता है, और बहुत सदाबहार वृक्ष होता है। ये सदाबहार मतलब इसका पेड़ पौधा पत्ती हमेशा इसमें रहता है। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। लुगदी मतलब वही जो कागज़ वागज बनाता है ना, गूँथ के आटा का लुगदी होता है ना, वैसे ही उसका लुगदी बनता है पेड़ों के। क्यों? क्योंकि ये नरम होता है, इसका काष्ठ जो होता है बहुत नरम होता है, इसलिए इसका लुगदी बनाते हैं, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने में काम आता है। तो जितना भी कागज़ वगैरह बनाया जाता है यही शंकुधारी वन का ही बनाया जाता है, शंकुधारी वन का ही बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। नरम नरम जो काष्ठ रहता है उसका हम लोग क्या बनाते हैं, माचिस, और पैकिंग के लिए, बक्सा बनाने के लिए खूब मस्त हम लोग जो देखते हैं कि जितना भी पैकिंग किया जाता है फल वल, वो बक्सा जो किसका बना रहता है, इसी का बना रहता है, शंकुधारी वन का बना रहता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पेड़ हैं। चीड़ और देवदार आदि इन सब पेड़ों, इन वनों का ही पेड़ है चीड़ देवदार। ठीक ना, यह सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू जहाँ यहाँ पे ठंडी जगह पे पाया जाता है। दोस्तों हम लोग देखे थे कि और बाज जो है, बाज ये भी शीतोष्ण सदाबहार ठंडा वन में पाया जाता था। इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। जो ठंडा वन कहाँ पे पाया जाएगा, तो 50 से 70 डिग्री पे ही ना पाया जाएगा। शंकुधारी वन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको शंकुधारी वन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम चीड़ और ज़्यादा पाया जाता है। ठीक ना, तो चीड़ देवदार जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शंकुधारी वन हमारा हो जाएगा। चीड़ और देवदार, इसका क्या क्या बनता है हम लोग देख लिए। माचिस का डिबिया बनता है, डिबिया नहीं, माचिस का जो है पैकिंग करने के लिए माचिस बनता है, और पैकिंग करने के लिए बक्सा बनता है, लुगदी कागज़ वगज बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है ठंडी इलाका में जो है लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, ये सब जानवर पाया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं अब टुंड्रा वनस्पति के बारे में। टुंड्रा वनस्पति क्या है, तो टुंड्रा वनस्पति, ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप देखे हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका। यूरोप, एशिया, हमारे एशिया और उत्तरी अमेरिका, अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक ना, एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। ठीक ना, टुंड्रा। तो याद रखिएगा, अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। सीमित मात्रा में ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं वनस्पति मिलेगा, मात्र सीमित जो ही वहाँ पे उपज पाता है उसी वही ना वहाँ पे टिक पाएगा। तो सीमित प्राकृतिक वनस्पति ही मिलती है, जैसे कि काई, लाइकेन, छोटी छोटी झाड़ियाँ, यही पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। टुंड्रा वनस्पति में ज़्यादातर कुछ नहीं पाया जाता है, ये सब काई वाई जो होता है, लाइकेन ये सब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ वहीं पर पाई जाती है। सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा उतना ठंडा इलाका है तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे ये सब काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, वो भी जब गर्मी का दिन आता है ना तब धीरे धीरे विकसित होता है। जब पूरा ठंडा पड़ता है तो ये भी नहीं पाया जाता है। ठीक ना, जहाँ यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा मोटा फर होता है, मोटी मोटी चमड़ी होती है, क्यों, क्योंकि ठंडा से बचाने के लिए। तो ध्रुवीय प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर है, देखिए, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, जितना भी है सब कहाँ, ये सब पाया जाता है हमारा टुंड्रा वनस्पति, जो कि ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति में ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति में हमारा कौन क्या क्या देख लिए, टुंड्रा वनस्पति में हम लोग देख लिए थे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ, और गर्मी के दिन में ये होता है। और वहीं हम लोग ऊपर में देखे थे शंकुधारी वन जो था, यहाँ पे भी ठंडा इलाका था, लेकिन उतना नहीं था, 50 से 70 तक ही था। और 90 तक जाइएगा, ऊपर जाइएगा और तब क्या मिलेगा हम लोग को, और ज़्यादा ध्रुवीय प्रदेश में जो और ज़्यादा ठंडी मिलेगा, जो हम लोग नीचे देखे थे टुंड्रा वनस्पति वाला। तो यहाँ भी चीड़ देवदार जो है ये शंकुधारी वन जो है ठंडी इलाका में पाया जाता है, 50 से 70 डिग्री के मध्य में, अक्षांश के मध्य में। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में, कि कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ जो होती है, जहाँ पे ज़्यादा रेगिस्तान होता है पूरा एकदम, वहाँ पे कांट वाला झाड़ी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो सब जो पत्ता होता है वो कांटा का रूप ले लेता है, कटीली झाड़ी बन जाता है। ठीक ना, इसीलिए कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसको नोट में अलग से दिया हुआ है। अब आते हैं घास के मैदान, देखते हैं घास के मैदान क्या होता है।
तो घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और कौन सा, आगे देखिए इधर हम लोग को दिया होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान 2 ही पढ़ना है हम लोग को, घास भूमि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास मैदान। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक ना। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मतलब इधर पूरा ये क्या हुआ है, फैला हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है, ठीक ना। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। बताइए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, घास जो है भूमि कितना मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है, तो 3 से 4 मीटर, मतलब समझिए कि 10 फीट तक बढ़ सकता है। और इस घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर ये सब पाए जाते हैं। इस अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम देखिए इसको, जैसे सवाना, अफ्रीका में इसको सवाना बोलते हैं, कैम्पोज, इसको ब्राज़ील में कैम्पोज बोलते हैं, वेनेजुएला में लाओस बोलते हैं, कोलंबिया और वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, लानोस बोलते हैं। तो सवाना अफ्रीका में इसको सवाना बोलते हैं, ब्राज़ील में कैम्पोज बोलते हैं, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, कैम्पोज बोलते हैं। लानोस में, वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं, लानोस। वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोस बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के भूमियों को क्या बोलते हैं, तो ब्राज़ील में कैम्पोज बोलते हैं, अफ्रीका में लानोस, सवाना बोलते हैं। और लानोस किस कहाँ कहाँ बोलते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोस बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास की भूमि याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय है, उष्ण माने गर्मी, उष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ है। यहाँ पे 3 से 4 मीटर तक क्या मिलती है, तो घास की मैदान मिलती है ना। ऊंचाई कितना, लगभग 3 से 4 मीटर तक होता है। और ठीक है, आगे देखते हैं। बचा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ, है ना। तो देखिए शीतोष्ण मतलब ये ठंडा वाला घास का भूमि है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो एक गर्म है एक ठंडा है, बस इतना याद रखना है। देखिए, तो ये मध्य अंशांशीय क्षेत्र जो है, मध्य अंशांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किधर, भीतर भाग में। मध्य अक्षांश क्षेत्र है, जितना भी अक्षांश जो है मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास जो होती है छोटी एवं पौष्टिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा ही होगा घास और ज़्यादा पौष्टिकता वाला होता है। शीतोष्ण प्रदेशों में, ठंडे ठंडे प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते थे, ये हमारा ग्लोब हो गया और यहाँ पे मध्य हमारा अक्षांश क्षेत्र हो गया यहाँ पे, तो यहीं पे ये पाया जाता है ना। इधर भी पाया जाता होगा मध्य अक्षांश में। तो वही कह रहा है कि यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। क्या क्या, जंगली भैंस पाए जाते हैं, बाइसन, एंटीलोप, ये सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में ये सब देखने को मिलता है। इसे निम्न नाम से भी जाना जाता है, प्रेयरी। प्रेयरी जो है हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, प्रेयरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। ये क्या है, प्रेयरी, ये घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है और कनाडा में पाया जाता है। कनाडा अमेरिका एक ही पास में ना है, तो यहाँ पे प्रेयरी नामक घास का मैदान पाया जाता है। पंपास, अर्जेंटीना, कहाँ, अर्जेंटीना में पंपास नामक घास का मैदान पाया जाता है। हम लोग याद किए थे, पप्पा अर्जेंट आया, पप्पा अर्जेंट आया। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान को क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान को, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बोलते हैं वेल्ड। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया नीचे हम लोग का है, हम लोग का भारत, देखिए हम लोग का भारत यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो नीचे ही ना हुआ, तो डाउन में है हमारा, हम लोग का क्या है, हम लोग का डाउन में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। देखिए ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, याद जैसे करना है उसे याद करिएगा। स्टेपी, एशिया, यूक्रेन और रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेश में इसको स्टेपी बोला जाता है। देखिए 5 देश है, 5, एशिया तो महाद्वीप हो गया, यूक्रेन, रूस, चीन या मंचूरिया प्रदेश में इसको स्टेपी बोला जाता है, स्टेपी, ठीक ना। तो हम लोग एशिया में हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेपी ही बोलेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियों को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेपी बोलते हैं, ठीक है। एशिया हो गया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेशों में इसको स्टेपी बोलेंगे। और अर्जेंटीना को पंपास बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलेंगे और प्रेरिज अमेरिका में बोलेंगे। ये हमारा पौष्टिक खाने वाला घास होता है, ठीक ना। और याद रखिएगा ये शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप यहाँ पे देखने को मिलता है, शीतोष्ण वाला। और हम लोग क्या देखे थे, उष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ देखे थे, और ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाया जा रहा था, ठीक ना। यहाँ पे 3 से 4 मीटर तक लंबा ऊंचाई तक घास देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सब बड़ा हाथी जो है, हाथी, जेबरा, हिरन, तेंदुआ जानवर ये सब देखने को मिल रहा था। और यहाँ के जो है घास के मैदानों को अफ्रीका में क्या बोला जाता था, सवाना बोला जाता था, ब्राज़ील में क्या बोला जाता था, कंपोस्ट बोला जाता था, वेनेजुएला और कोलंबिया में क्या बोला जाता था, लानोस बोला जाता था। तो अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैम्पोज और वेनेजुएला में लानोस। ये याद करिए, आपका काम है याद करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एशिया महादेश से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। एशिया महादेश से शुरुआत करेंगे।
जो कि महाद्वीप है। महाद्वीप सारा महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे, सातों महाद्वीप को, ठीक ना, एक एक करके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।